Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be doing well. To our today's topic is environmental chemistry and इस टॉपिक को भी हम जो है टू सेक्शंस में टू पार्ट्स में कवर करेंगे. पहले हम देख लेते हैं पोल्यूशन और बाद में हम देख लेंगे उसकी प्रिवेंशन नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के जो बेसिकली होते हैं वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, मतलब 4 कंपोनेंट्स हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. इसको हम इन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं. स्टडी ऑफ सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द इन्वायरमेंट. मतलब कहाँ से वो पोल्यूटेंट्स जो हैं आ रहे हैं, उन क्या क्या उनमें रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और उनका इन्वायरमेंट पे क्या जो है वो इफ़ेक्ट है, ये सब कुछ. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये सब कुछ इनकी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है. इट इज़ इंटर रिलेटेड विद ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. ये बाकी सारी ब्रांचेस के साथ इंटर रिलेट करती है, जैसे बायो में भी है, फिज़िक्स में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी इंजीनियरिंग, सारी ब्रांचेस में जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो आती है. तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास इन्वायरमेंट का. जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एटमॉस्फेयर था, तो हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बेसिकली इसमें लेयर्स हैं, लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. डिफरेंट जो हैं गैसेस की लेयर्स, जिन लेयर्स ने अर्थ को सराउंड किया है उनको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की भी बेसिकली जो है ये होती हैं लेयर्स: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कह लें कि सबसे स्टार्ट पे जो लेयर है वो है हमारे पास ट्रोपोस्फियर. ठीक है, इसमें जो है हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. ठीक है, ये -40-60 इसके इन बिटवीन आ गया है. और ये हमारी होती है 12 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फियर होती है. फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर. 48 तक जो है कह लें स्ट्रेटोस्फियर होती है. फिर मीजोस्फियर 85 तक एंड बाकी ऑनवर्ड थर्मोस्फियर. और इसके बाहर स्पेस या एक्सोस्फियर हम कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 20 था जो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ये 0 पे आ गया. फिर टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हुआ, -80 पे आ गया. और फिर टेम्परेचर थर्मोस्फियर यानी जो सबसे अपर जो है वो लेयर है उसमें टेम्परेचर फिर जो है वो इंक्रीज़ करता है. तो ये डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं. इसके अलावा जो हमने कहा कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के गिर्द जो है वो गैसेस की लेयर ही है. तो इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं? नाइट्रोजन आ जाती है, 78% होती है. ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेसिस जो होती हैं दूसरी गैसेस भी आ जाती हैं: हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, जियोन और वाटर वेपर्स. Its thickness is about 1000 kilometer above the earth and half of its mass is concentrated in the lower 5.6 kilometer. इतनी ऑलमोस्ट इसकी थिकनेस होती है 1000 किलोमीटर. ठीक है, और हाफ ऑफ इट्स मैस इज़ कंसनट्रेटेड. और अगर लोअर 5.6 किलोमीटर्स में देखें तो इसका आधा मैस जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में पाई जाती हैं. गैस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज एंड मेजर पोर्शन ऑफ द हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. अब ये गैसेस है ना जो जिन्होंने अर्थ को सराउंड किया हुआ है, ये इनका बेनिफिट है कि वो कॉस्मिक रेज और अदर हार्मफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं और अर्थ तक नहीं आने देती. एज अ रिज़ल्ट जो है हम सेफ जो रहते हैं अर्थ पे. नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट था हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो का जो वर्ड है वो वाटर से रिलेट करता है, हमें पता है, तो इसमें वाटर जो है आ जाता है. ऑल वाटर बॉडीज, ओशन, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर, सारा इसमें आ जाता है. ओशन कंटेन्स 97% जो है अर्थ वाटर ओशन जो है ओशन होता है, बट ऑफ हाई साल्ट कंटेंट्स. हमें पता है कि साल्ट कंटेंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं. और पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स जो होते हैं 2% जो होता है वाटर वो अर्थ का जो टोटल है उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है. और सिर्फ 1% जो होता है ना अर्थ टोटल वाटर वो फ्रेश होता है. दैट इज़ सरफेस, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, जो पीने के काबिल होता है. ठीक,
फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में 69% है, 23% इंडस्ट्री में उसमें से यूज़ होता है, और जो डोमेस्टिक पर्पस है उसके लिए सिर्फ 8% यूज़ होता है। तो ये परसेंटेज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपोनेंट लिथोस्फीयर। ये रिजिड ये भी अर्थ ही है, रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ अप टू डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। अर्थ का जो आउटर पार्ट आप कह सकते हैं 100 किलोमीटर तक। मेंटल एंड कोर भी अर्थ के पार्ट्स हैं, और ये इनर होते हैं, हैवी इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। 99.5% मैथ ऑफ द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 11 एलिमेंट्स के से जो है ये बना होता है 99% जो है लिथोस्फीयर। और वो 11 एलिमेंट्स में ये आ जाते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस लेस देन 1%। और ट्रेसिस 0.1 to 0.02% जो है कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, ये बेरियम, क्लोरीन, क्रोमियम, ये सारे जो हैं हमारे पास एटम्स जो हैं ये जिरकोनियम, फ्लोरीन, निकल, स्ट्रोंशियम, वेनेडियम, ठीक है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स जो हैं वो ट्रेसेस इनके पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर। बायो मीन लाइफ है, मतलब ये बाकी सारे कंपोनेंट्स, जैसे हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, ये गैसेस, लिथोस्फीयर पढ़ा हमने, यही रिजिड रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा, वाटर। तो सब जो है देख लें, हर जगह पे जो है वो लाइफ पाई जाती है, मतलब उन सब का कंबाइन जो है कंपोनेंट वो बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर। इकोस्फीयर इसका स्मॉलर यूनिट है बायोस्फीयर का, क्योंकि इको मतलब होता है कि पार्ट, इकोसिस्टम का पार्ट, तो वो कोई भी हो सकता है रिलेटेड, जैसे कोई वाटर में से ले लें, कम्युनिटी पार्ट कोई भी इकोसिस्टम का, या फिर जो है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हैं, यानी ड्राई है या वेट है, ये मतलब आप वाटर बॉडीज़ में से ले रहे हैं या सॉइल में से ले रहे हैं इकोसिस्टम का पार्ट, तो वो बायोस्फीयर का सब यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, ये बायोस्फीयर है। लोअर एटमॉस्फेयर है, ओशन, रिवर्स, लेक, सोइल, सॉलिड सेडिमेंट, सब कुछ आ जाता है इसमें। इकोसिस्टम जो है वो स्मॉलर यूनिट है बायोस्फीयर का, जैसे भी कह लिया हमने कि इस कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंट्रैक्शन। ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो और उनके जो इंट्रैक्शन है उनका इन्वायरमेंट के साथ इकोसिस्टम है। एनी सब्सटेंस विच एडवर्सली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दी नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, जो भी हमारी नेचुरल जो है उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे वो फंक्शनिंग है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, उसको इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहेंगे। एंड विद पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये फोर्थ कंपोनेंट था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एयर पोल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर पोल्यूशन काज कर रहे हैं, जो एयर में चले जाते हैं, और डायरेक्टली जो है वो सोर्सेज अगर हो जाए हमारे पास, जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स या अमोनिया, इनमें से आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, या फिर फ्लोरीन और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, इनके कंपाउंड्स। इन सब में से कोई भी सोर्स है जो हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है वो हमारी एयर को पोल्यूटेंट बना रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्टली आ रहे हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, और अगर ये पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करें आपस में और कुछ नए पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। जैसे H2SO4 है, सल्फर के ऑक्साइड्स के रिएक्शन होके H2SO4 बना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड्स का कुछ ना कुछ रिएक्शन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा, फ्लोरीन के कोई जो कंपाउंड्स थे उनका रिएक्शन होके ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से परऑक्सीसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये परऑक्सिल बेंजोल, ठीक है। तो ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आ जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास अब आ जाते हैं पोल्यूटेंट्स, कुछ जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, ना तो इसका कोई रंग है ना इसकी स्मेल है, बट टॉक्सिक बहुत है। 3 टाइम्स लाइटर देन एयर, बहुत हल्की होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। इसके सोर्सेज अगर देखे जाए नेचुरल तो वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे कि आतिशफशानी का अमल होता है तो वहाँ से आ जाती है। नेचुरल गैस एमिशन
होती है, यानी गैस एमिट हो रही है जिसको हम कच्ची गैस कह देते हैं, और ऑक्सीडेशन अगर मीथेन की हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा ये तो नेचुरल सोर्सेज है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी पार्ट लेती हैं इसको करने में, कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स बनने में। जैसे फ्यूल बर्निंग इन ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसमें जो फ्यूल बर्न होता है ये 75% मेजर काज है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और अदर कोई भी बर्निंग है, कोई भी बर्निंग फ्यूल के अलावा वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अफेक्ट इसके क्या है? सफोकेशन होती है, ये हम हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ना ऑक्सीजन को, तो जब वही सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो सफोकेशन होगी, पॉइजनिंग होती है ये। और इसके रिजल्ट या सिम्टम्स कह लें तो सर दर्द, फटीग, थकावट, अनकॉन्शियसनेस और इवेंचुअली जो है वो डेथ काज हो जाती है। बाकी जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनसे हेडेक एंड फटीग जो है वो हर किसी के आप कह लें कि एक्सपोजर जो है या फिर सिम्टम्स जो है उनमें आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अगर देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड्स, अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है या डाइऑक्साइड है, इसको NaOH से रिप्रेजेंट करें तो इनके सोर्सेज अगर देखें, नेचुरल देखें तो बैक्टीरियल एक्शन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मेनली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर देखें तो कोई ये वही बात होगी ना, कंबस्शन कर रहे हैं, जलाने का अमल, ये फ्यूल और ऑक्सीडेशन हो रही है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब रेजिडेंस टाइम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, मतलब अगर बन गए हैं तो वो तकरीबन 3 से 4 दिन तक जो है वो रह सकते हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो 4 दिन तक रह सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 दिन तक एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। रेजिडेंस टाइम है इनका। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजन को फिर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो और ज़्यादा हार्मफुल है, और ये एसिड रेन या डस्ट वगैरह में फिर कंट्रीब्यूट करता है। एसिड रेन में बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, फिर ये जो डस्ट वगैरह होती है उसके ज़रिए भी ये हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं पोल्यूशन में, पोल्यूटेंट्स में सल्फ़र ऑक्साइड्स। ठीक है, ये सारे हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं दोनों, ये तीसरा ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, इसके सोर्सेज अगर देखेंगे, इसके भी वोल्केनोज 67% जो है वो वोल्केनोज हैं। एंड इसके अलावा सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो भी सल्फ़र ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखें तो कंबस्शन ऑफ कोल जो है वही ना, फिर वही कंबस्शन के अमल में ये प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मोस्टली। तो 1 to 9% सल्फर वहाँ से आएगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल से अब ये सल्फर और ऑक्सीजन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसे किया कंबाइन सल्फर ऑक्साइड को तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों की पंजेंट ऑडोर होती है और इरिटेंट मतलब होती है, वैसे भी इरिटेंट होते हैं और सफोकेटिंग भी होते हैं। इन एटमॉस्फेयर फॉर्म सल्फेट एरोसोल्स बनाते हैं। एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स हमने कोलाइड्स के लेक्चर में ये डिटेल से स्टडी किया था। और इसके अलावा काजिंग सीवियर रिस्पायरेटरी ट्रबल्स पार्टिकुलरली अमंग ओल्डर पीपल। वैसे तो रिस्पायरेटरी ट्रबल्स सब में काज करेंगे लेकिन ओल्डर पीपल में ज़्यादा काज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोल्यूटेंट आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इनके सोर्सेज क्या हैं? एमिटेड बाय डिफरेंट ट्रीज, प्लांट्स जो हैं वो एमिट करते हैं, जिनको जैसे पैडी फील्ड्स हम कहते हैं कि ये जो चावल वगैरह की फसल है ना, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये फिर दलदली सी बन जाती है पानी देने से ये फसल, इस तरीके से ये अमाउंट ऑफ मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और मीथेन हाइड्रोकार्बन है। फिर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन अगर हम देखें ऑर्गेनिक मैटर की, वाटर सेडिमेंट्स में, सोल्स में, ये भी हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मीथेन हैज़ अ मीन रेजिडेंस टाइम ऑफ अबाउट 3 to 7 ईयर्स इन द एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हैं कि अगर एक पैडी फील्ड ने थोड़ी सी भी मीथेन प्रोड्यूस कर दी तो वो 3 से 7 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है, तो फिर कितना हार्मफुल जो है वो हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर देखें, ऑटोमोबाइल्स ये इसके मेजर सोर्स हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनरेटर्स, इन रिफ्यूज़ बर्निंग एंड सॉल्वेंट इवेपोरेटर
आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सारी भी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हाइड्रोकार्बन्स जो है इनका सोर्स बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसिड रेन। एसिड डिपोजिशन हो गई है कहीं पे, वो एसिड रेन काज करेंगी। इसके अलावा पीएच जो होती है, आपने याद रखना है पॉइंट के पीएच जो अनपोल्यूटेड रेन वाटर है उसकी 5.6 होनी चाहिए, और अगर 5 से कम है पीएच तो वो ट्रूली एसिडिक ही होगा। ठीक है, वाटर रेन वो ट्रूली एसिडिक होगी। और इसके अलावा एसिड डिपोजिशन जो है उसमें हमने पढ़ा ना कि एसिड डिपोजिशन जो है ये एसिड रेन काज करती है। एसिड डिपोजिशन, इसमें एसिड डिपोजिशन वेट भी हो सकती है जैसे रेन स्नो फॉग में है, या ड्राई भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से हमने जो है रिएक्शन करवाया तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से इसका करवाया तो सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन जो है काज करने में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा तीसरा आ जाता है एसिड HCl। ये वोल्केनिक इरप्शन से काज होता है, ये भी टेम्परेरी एसिड रेन काज करता है। ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड एंड कैल्शियम इन वाटर बॉडीज। फिर अगर सॉइल या रॉक्स में यही जो है कह लें कि एसिड रेन फॉल करती है, वहाँ पे एसिड डिपोजिशन हो जाती है, तो वहाँ पे जो उन मेटल्स हैं वो अपने जो है सोर्स जो भी कह लें उससे सेपरेट आउट हो सकते हैं, लीच कर सकती है उन मेटल्स को। फिर वो वाटर बॉडीज़ में जब सेपरेट हो जाते हैं अलग से, फिर यही हैवी मेटल्स फिश के जो गिल्स में है या फिर ह्यूमंस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर उनके आल क्लोग्स गिल उनके जो है इकट्ठे हो जाते हैं गिल्स में, और फिर सफोकेशन काज करते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल लीच न्यूट्रिएंट्स थस डैमेजिंग लीव्स एंड प्लांट्स। ऑब्वियसली जैसे वहाँ से जो है उन्होंने लीच आउट हो के यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो के हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं काज किए हैं, इसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी यही न्यूट्रिएंट्स यही जो मेटल्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं और उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, मेसनरी वर्क, स्कल्पचर मटेरियल, इन सब को भी, मार्बल, लाइमस्टोन को स्पेशली ये एसिड रेन डैमेज करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मोक। स्मोक जो है हमारे पास स्मोक एंड फोग इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो स्मोक है हमारे पास ये दो कह लें टाइप्स का हो सकता है, रिड्यूसिंग स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और ये केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। ठीक है, इसका मेन काज जो होता है वो कोल कंबस्शन होता है। नेक्स्ट टाइप है फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें जो है ऑक्सीडेंट्स की जैसे कि ओजोन, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। रिड्यूसिंग स्मोक में सल्फर ऑक्साइड की एंड फोटोकेमिकल स्मोक में ओजोन की। ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे होता है, इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का केमिकल रिएक्शन हो जाता है आपस में, या वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं उनकी प्रेजेंस में इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अनप्लेजेंट ऑडोर, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत गंदी होती है। मेन रिएक्टेंट्स जो हैं इसके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो हैं इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है तो ये प्रोड्यूस हो सकता है। येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज, हमने कहा ना फोटोकेमिकल स्मोक येलो कलर का होता है, वो कहते हैं येलो कलर इसमें आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ये दो रिएक्टेंट्स मस्ट हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए एटसेट्रा। सनलाइट होने चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। लेस मूवमेंट ऑफ एयर जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ओवरऑल रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन आफ्टरनून इज बिल्ट अप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब जो फोटोकेमिकल स्मोक जो है होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, पीएन एंड ओजोन, इनकी जो फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है। और पीएन अगर हमारे पास इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत आई इरिटेंट है और ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओजोन। यहाँ पे हम ओजोन को ना एक पोल्यूटेंट के तौर पे स्टडी करने लगे हैं। ठीक, वैसे नो डाउट ओजोन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और फिल्टर करती है रेज को और हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। बट यही अगर लोअर जो है एटमॉस्फेयर में
प्रेजेंट हो जाए तो वहाँ पे ये पोल्यूटेंट एक्ट करती है एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है। तो गैस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका 25 टू 28 किलोमीटर हाई हो, इतने में मतलब एल्टीट्यूड में प्रेजेंट हो, और बॉइलिंग पॉइंट लो हो स्ट्रेटोस्फियर में, तो स्ट्रेटोस्फियर में ये सराउंड करती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, एल्टीट्यूड इतना, और ये यूवी रेज को फिल्टर आउट करती है। इसकी अमाउंट को हम एक्सप्रेस करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में, कितनी ओजोन है इतने डॉप्सन, ठीक है। जैसे नॉर्मल ओवरहेड ओजोन देखें, हम कहते हैं कि अबाउट 350 डॉप्सन जो है यूनिट्स हैं। इन 1980s में सबसे पहले जो है लार्ज होल ओजोन होल जो है 50% था, वो ओवर अंटार्कटिका में डिस्कवर्ड हुआ था। प्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल रीजियंस में ये प्रोड्यूस होती है ओजोन ऑक्सीजन के फोटोकेमिकल रिएक्शंस के साथ से ये कह लें, और बाद में पोलर रीजियंस ठंडे इलाकों में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। आइस को डैमेज करती है, एग्रीवेट्स अस्थमा काज करती है, डिक्रीज लंग इलास्टिसिटी, कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारा कुछ करती है। हार्मफुल है प्लांट्स के लिए भी, और अटैक करती है मोस्टली रबर, पेंट, फैब्रिक डाइज पे। और जो अमाउंट ऑफ ओजोन है ये इज़ लेस इन द रीजियंस क्लोजर टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास पास रीजियंस होते हैं ना, वहाँ पे ओजोन की कंसनट्रेशन कम होती है, और इसकी कम कंसनट्रेशन भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। डिप्लीट्स सब्सटेंशियली इन एवरी ईयर ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर, ये कम होती रहती है इन मंथ में मोस्टली, और फिर हम कहते हैं कि जब उसकी डिप्लीशन हो जाती है उसे ओजोन होल कहा जाता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो हमारे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं यही बेसिकली ओजोन डिप्लीशन में का काज बनते हैं। जैसे ये रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में जो हम यूज़ करते हैं उनमें मोस्टली ये पाए जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। वहाँ पे अगर लीकेज हो गया है कहीं पे भी तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और अगर एक क्लोराइड जो है फ्री रेडिकल वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो वो एक ही रेडिकल इनफ होता है 1 लाख ओजोन मोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर पोल्यूशन। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर आर वल्नरेबल टू कॉन्टेमिनेशन। जो सरफेस और ग्राउंड वाटर होता है कह लें, ये जो है मोस्टली हमें पता है कॉन्टेमिनेशन अगर होनी है वाटर की, सबसे पहले बेचारा यही एक्सपोज होता है, ठीक है, ये मोर वल्नरेबल होता है। लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है इसमें अब पोल्यूशन काज हो सकती है कैसे, लाइफ स्टॉक वेस्ट से, ऑयल स्पिलेज से, डिटर्जेंट से, या आगे हम पढ़ते हैं और किस मेथड से हो सकता है। लाइफ स्टॉक वेस्टेज अगर हम देख लें, पोल्यूट सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है पोल्यूट कर देती है। ये सरफेस वाटर का तो मैंने आपको बता दिया मोर वल्नरेबल होता है कंटेमिनेशन के लिए। इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी होता है, क्योंकि कुछ जो है वो ग्राउंड के बिल्कुल जो है ग्राउंड वाटर उसकी लेयर बिल्कुल वाटर के ग्राउंड के साथ होती है ना, तो कुछ जो ज़मीनें होती हैं वो हमें पता है वहाँ पे ज़्यादा वेस्टेज और केमिकल्स डिपॉजिट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी पानी का जो है पानी की उस लेयर को भी कंटेमिनेट होने का जो ख़तरा ज़्यादा होता है, और सरफेस को भी। इसके बरक्स जो इन बिटवीन वाटर होता है वो इतना ज़्यादा जो है वो कंटेमिनेशन कह ले उसकी इतना ज़्यादा चांस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल एंड बैक्टीरियल कंटेंट्स काज इन्फेक्शंस डिजीजेस सच एज डाइजेंट्री, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस, इस तरह के डिजीजेस काज करते हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिलेज जो है इसका सेकंड काज है, जैसे सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स एंड लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स इन सी टैंकर, पाइपलाइन लीकेज ड्यूरिंग ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन एंड लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। लाइक बड़े बड़े हमारे पास जो हैं ये बहरी जहाज़ कोई भी हम कह लें वाटर में जा रहे हैं सी में, तो वहाँ पे उनके जो इंजन्स हैं टैंक्स हैं वहाँ पे कहीं से भी एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल हो जाता है थोड़ा सा भी, तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करने में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जो है ये कार्सिनोजेनिक होती हैं। मेरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो ये एरोमेटिक फ्रैक्शंस जो हैं जो स्पेशली वो जो पानी में सोल्यूबल हों उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे कार्बन 10 हो या इससे लेस जो है नंबरिंग में हम कह लें, ठीक है। इसके अलावा लाइट ट्रांसमिशन जो है ये भी इफेक्ट होती है, जब ऑयली लेयर आ जाएगी ट्रांसमिशन उस कदर नहीं हो पाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होगा, और जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन पानी में है वो भी इफेक्ट होगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो अंदर लाइफ है वाटर में वो जो है उसे सफोकेशन होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो डेथ काज होगी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटर पोल्यूशन का काज, डिटर्जेंट्स। ये आ जाता है कि डिस्पोज्ड डिटर्जेंट्स जो हैं, मतलब जो हम फेंक देते हैं, वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं। डिटर्जेंट कंटेंट्स ऑफ द वेस्ट वाटर मोबिलाइज द बाउंड टॉक्सिक आयंस ऑफ हैवी मेटल्स लेड, कैडमियम, मर्करी फ्रॉम सेडिमेंट्स इनटू वाटर। कि अगर इस तरह के जो आप कह लें हैवी मेटल्स जो हैं, टॉक्सिक मेटल, वो प्रेजेंट भी है ना वाटर में, तो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, उनको मोबिलाइज कर देते हैं, उनके जो आयंस हैं उनको मूव करवाते हैं सेडिमेंट से वाटर में। फिर वो जब एक्यूमुलेशन होती है अगर उनकी मेरीन लाइफ के अंदर, तो चले जाएं वो, तो फिर उनके लिए डेथ काज करते हैं। और ये सारा वाटर पोल्यूशन में तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करता ही है। इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो हमें पता है किल अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स और अदरवाइज कंट्रोल बाय इंटरफेयरिंग विद रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब वही कि हम कह दें कि अगर कोई सॉइल है वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं सॉइल को इफ़ेक्ट ना करें, तो ये किल कर देते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को, या फिर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करके उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मोर देन 10,000 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स जो हैं, ये इस तरह के हैं। कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, कुछ हर्बिसाइड्स हैं, कुछ फंजीसाइड्स हैं। हेल्प्ड इन इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया। इसके अलावा ये मलेरिया, येलो फीवर, बुबोनिक प्लाग एंड स्लीपिंग सिकनेस, इन बीमारियों को भी इरेडिकेट, रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। पोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा वो हेल्प आउट करते हैं, नो डाउट, ये रिप्रोडक्शन रेट में इंटरफेयर करके या फिर इरेडिकेशन करके। इसके अलावा जो है ह्यूमन बींग्स के लिए लाइट मोलिकुलर वेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन ड्रिंकिंग वाटर कार्सिनोजेनिक विद नो सेफ लेवल्स। जो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइट मोलिकुलर वेट C10 से कम जो कार्बन्स हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो ड्रिंकिंग वाटर में कार्सिनोजेनिक होती हैं। और अगर हाई कंसनट्रेशन हो जाए तो ये नोजिया और डिजीनेस, ट्रीमर्स एंड ब्लाइंडनेस काज करती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंट्स जो हैं ये भी हमारे पास वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। कैसे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑलवेज अकम्पनीड बाय वेस्ट एफ्लुएंट्स, जैसे हीट, स्मोक, सॉलिड वाटर, ये सारी चीज़ें कंटेन टॉक्सिक ऑयल्स, ग्रीजेज। और यहाँ पे OC जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे भी OC ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, कंटेन टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हो, ऑयल्स, ग्रीजेज, मिनरल एसिड्स, ये लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मर्करी, आर्सेनिक, एंटीमनी एट्सेट्रा, काज इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर पब्लिक एंड मेरीन लाइफ, इनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। इसके अलावा लेदर टेनरीज अगर हम देखें, यूज़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रोमियम, ये क्रोमियम की बहुत क्वांटिटी इस्तेमाल करती है और ये बहुत हार्मफुल होता है। एंड बिग सोर्स ऑफ क्रोमियम, ये बिग सोर्स है पोल्यूशन का, विच इज़ हाई टॉक्सिक इन काज कैंसर। सेफ इफ रिड्यूस टू क्रोमियम 3 एंड एल्कलाइन PPT क्रोमियम OH थ्राइस। मीन्स अगर टेनरीज में, लेदर टेनरीज में भी यूज़ करना है तो क्रोमियम को रिड्यूस करें, क्रोमियम 6 की बजाय क्रोमियम 3 यूज़ कर लिया जाए, या फिर अल्कलाइन PPT क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज़ किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स जो क्वालिटी ऑफ वाटर को इफेक्ट करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसमें सबसे पहले। कंसनट्रेशन इन वाटर रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 ppm, इतनी ही कंसनट्रेशन होनी चाहिए। पैरामीटर टू डिटरमिन वाटर क्वालिटी एंड लेस देन 4 ppm इंडिकेट्स दैट वाटर इज पोल्यूटेड। मीन अगर 4 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है तो भी, अगर 4 से कम है तो भी, तो वाटर जो है उसकी वो पोल्यूटेड होगा। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ये इसकी यूँ हम कंसनट्रेशन जो है ये वाटर को इफ़ेक्ट करती है। यानी अगर 4 to 8 है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर देखें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एज द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 5 days। ये है कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ऑर्गेनिक मैटर के
तो उसमें जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। इसके अलावा सील्ड वाटर सैंपल इज़ मेंटेन्ड इन डार्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइदर एट 20 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस। और जो सील्ड वाटर सैंपल हैं उनको अगर मेंटेन मतलब रखना है वैसे ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है उनको सील्ड वाटर सैंपल को मेंटेन मतलब रखा जा सकता है। ओके, इसको दोबारा देख लें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, इसका जो है नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। करते क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर सैंपल है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करवाते हैं 5 डेज़ में। और 5 डेज़ में उसको रख दिया, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, और फिर एज अ रिज़ल्ट जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई वो हमारे पास होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। और क्वालिटी ऑफ वाटर पे ये कैसे इफेक्ट करती है, फिर इसको भी चेक करने के लिए सील्ड वाटर सैंपल को रख दिया जाता है इतने टेम्परेचर पे 20 और 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके डार्क में। फिर सेट जो करके उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस फिर देख लिया जाता है कितनी कंज्यूम हुई है ऑक्सीजन, और उस हिसाब से क्या होगा वाटर पे इफेक्ट। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये डिटरमिन की जाती है, डायरेक्टली ट्रीट किया जाता है डाइक्रोमेट आयंस के साथ, टाइट्रेट करवा दिया जाता है। यूँ कह लें कि ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, जबकि जो डाइक्रोमेट आयन है फिर उसको टाइट्रीमेटिकल यानी टाइट्रेट करा के डिटरमिन कर लिया जाता है। वैल्यू ऑफ COD is measure of chemical oxidizing matter in water. Higher values of COD will indicate more pollution. फिर उसकी वैल्यू को मेजर कर लिया जाता है केमिकली, फिर देख लिया जाता है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो कह देंगे वाटर पोल्यूटेड है, कम है तो वाटर पोल्यूटेड नहीं है। तो ये था हमारा सारा टॉपिक रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। होप सो आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लेक्चर इनफ है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से सुन लेते हो और मेमोराइज कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अब हमारा सेकंड पोर्शन रह गया है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि इनकी प्रिवेंशंस कैसे होती हैं, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।